नमस्कार। आज की इस खास एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। एक इंटरनेशनल डिप्लोमैट के तौर पर आपके लिए भारत के पॉलिटिकल सिस्टम की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय प्रधानमंत्री की संवैधानिक शक्तियों और एक ऐसे नए बिल पर बात करने वाले हैं जो सच में पूरी राजनीतिक व्यवस्था को बदल कर रख सकता है। हम बात कर रहे हैं 130वें संविधान संशोधन की। आज का हमारा एजेंडा काफी दिलचस्प है। हम प्राइम मिनिस्टर की पावर्स से शुरुआत करेंगे, फिर इस नए 130वें अमेंडमेंट बिल के काम करने के तरीके को समझेंगे। इसके बाद कन्विक्शन और कस्टडी के बीच की कानूनी बहस पर नजर डालेंगे, 1998 के एक ऐतिहासिक केस को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इन सबसे सत्ता का बैलेंस कैसे बिगड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, यानी प्रधानमंत्री की असली शक्तियों के बारे में। देखिए, भारत में प्रधानमंत्री सिर्फ नाम के मुखिया नहीं होते, बल्कि वो असल में चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। विदेश नीति तय करनी हो, किसी नेशनल क्राइसिस को हैंडल करना हो, या फिर राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच बातचीत करनी हो, ये सब उनके जिम्मे होता है। वो रूलिंग पार्टी के लीडर तो हैं ही, साथ ही मंत्री भी उन्हीं की सिफारिश पर चुने जाते हैं। मतलब पावर का असली केंद्र पूरी तरह से वही है। अब इस पावर को कानूनी रूप से समझने के लिए आर्टिकल 74 और 75 को देखना बहुत जरूरी है। इसे एडवाइजरी ड्यूटी या सलाहकार कर्तव्य कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट जो भी सलाह राष्ट्रपति को देती है, राष्ट्रपति को उस सलाह के अनुसार ही काम करना होता है। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि कानूनी रूप से बाइंडिंग है, और यही चीज प्रधानमंत्री को असली कार्यकारी शक्ति बनाती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस पावरफुल कुर्सी की स्थिरता को अचानक कोई खतरा पैदा हो जाए। यही एंट्री होती है हमारे दूसरे सेक्शन की, 130वां संशोधन विधेयक। इस 130वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का सीधा सा मकसद है राजनीति की सफाई करना। आपको शायद हैरानी हो कि फिलहाल देश के लगभग 47% मंत्रियों पर कोई न कोई क्रिमिनल चार्ज है। तो इस बिल का गोल बिल्कुल क्लियर है, ऐसे लोगों को सत्ता की अहम कुर्सियों से दूर रखना जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप लगे हों। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना? लेकिन इसके काम करने का तरीका बड़ा ही सख्त है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। मान लीजिए किसी मंत्री पर 5 साल या उससे ज्यादा सजा वाला कोई आरोप लगता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अगर वो लगातार 30 दिनों तक कस्टडी में रहता है, तो 31वें दिन एक ऑटोमेटिक संवैधानिक ट्रिगर दबता है और उसकी कुर्सी अपने आप छिन जाती है। जी हाँ, चाहे वो कोई आम मंत्री हो या खुद प्रधानमंत्री, पद तुरंत चला जाएगा। अब ये सुनकर आपके दिमाग में जरूर सवाल आ रहा होगा कि क्या ये पहले वाले कानूनों से अलग है? बिल्कुल अलग है, और इसीलिए हमारा तीसरा सेक्शन इसी बात पर फोकस करता है, दोष सिद्धि बनाम हिरासत। इस टेबल से आप दोनों के बीच का अंतर आसानी से समझ सकते हैं। जो हमारा मौजूदा कानून है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, उसके तहत किसी को तब पद से हटाया जाता है जब कोर्ट में उसका दोष साबित हो जाए, यानी उसे फॉर्मल कन्विक्शन हो। लेकिन ये नया बिल, ये तो सिर्फ 30 दिन की हिरासत पर ही कुर्सी छीन लेता है। मतलब किसी दोष के साबित होने का इंतजार ही नहीं करना। और यही बात एकेडमिक्स और लीगल एक्सपर्ट्स के बीच एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि कानून का एक बहुत ही बेसिक रूल होता है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी जब तक दोष साबित ना हो तब तक इंसान बेगुनाह है। लेकिन ये नया बदलाव उस रूल को पूरी तरह बाईपास कर देता है। बिना दोष साबित हुए ही सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी उच्च अधिकारी से उसकी पावर छीन लेना, ये वाकई एक बड़ा संवैधानिक बदलाव है। इस बात की गंभीरता को पूरी तरह से समझने के लिए आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। सेक्शन 4 में हम 1998 के एक बेहद अहम ऐतिहासिक केस पर नजर डालेंगे। 1998 में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट आया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने साफ किया था कि बहुमत का फैसला विधानसभा के अंदर, यानी फ्लोर टेस्ट के जरिए ही होना चाहिए। किसी कार्यकारी आदेश से सरकारें नहीं गिरनी चाहिए। लेकिन ये जो नया 130वां संशोधन है, ये तो सीधा इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही दरकिनार कर देता है। इसमें किसी वोटिंग की जरूरत ही नहीं, बस 30 दिन की कस्टडी और पद खत्म। और जब इस तरह के कानूनी शॉर्टकट्स बनते हैं तो कुछ बहुत गंभीर रिस्क भी पैदा होते हैं। हमारे आखिरी सेक्शन में हम इन्हीं खतरों, यानी पावर एसिमेट्री पर बात करेंगे। एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर काफी अलर्ट कर रहे हैं कि इस बिल से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी।
सोचिए, अगर सिर्फ अरेस्ट करने भर से किसी की कुर्सी जा सकती है, तो इन केंद्रीय एजेंसियों के पास तो एक तरह से चुनी हुई सरकारों को बेदखल करने की असीमित शक्ति आ जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि पावर अब संसद या विधायिका से खिसककर जांच एजेंसियों के हाथ में जा सकती है। खासतौर पर जो विपक्षी पार्टियों की राज्य सरकारें हैं, उनके लिए ये एक बड़ा खतरा है। कोई भी सेंट्रल एजेंसी किसी भी स्थानीय मंत्री को 30 दिन के लिए कस्टडी में लेकर उसे पद से हटवा सकती है, और वो मंत्री वापस कुर्सी पर तभी बैठ सकता है जब वो जेल से बाहर आए। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से कमजोर कर सकता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में आपके लिए छोड़ जाता हूं एक बहुत ही अहम सवाल। राजनीति की सफाई करना बेशक एक शानदार विचार है, लेकिन क्या सिर्फ इस वजह से हम जांच एजेंसियों को इतनी पावर दे दें कि वो कभी भी चुनी हुई सरकारों को अस्थिर कर सके? क्या संवैधानिक नैतिकता लागू करने के चक्कर में हम शक्तियों के पृथक्करण और अपने लोकतंत्र के बेसिक स्ट्रक्चर को ही तो खतरे में नहीं डाल रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।